हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज हम फिर से हाजिर हैं इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर। यूनिट नंबर 7 NIOS का कोर्स है 506। आज हम इसमें पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे विकलांग बच्चे और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सभी तरीके के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान अवसरों की गारंटी है, लेकिन संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद हमारे समाज में अनौपचारिक भेदभाव देखे गए हैं। सूर्य ने अपनी गर्मी और प्रकाश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हवा इस पृथ्वी पर किसी को ना नहीं कहती। प्रकृति अपने सदस्यों को बिना भेदभावपूर्ण क्षमता तक विकसित होने के अवसर प्रदान करती है। कुछ स्कूल कुछ बच्चों को ना कहते हैं, क्यों? कुछ बच्चों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते, वो कौन है? उन्हें क्यों स्कूल मना कर रहे हैं? उनको क्यों शिक्षा नहीं दी जा रही है? समावेशी शिक्षा उन सब बच्चों को शिक्षा देने का उपागम है जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षित होने के कारण शिक्षा छोड़ने के जोखिम में हैं। ये उम्मीद करता है कि सभी शिक्षार्थी सामान्य शैक्षिक प्रावधानों के उपयोग से इकट्ठे सीखते हैं। इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण लोग हैं माता पिता, समुदाय, शिक्षक, अधिकारी, पॉलिसी बनाने वाले। ये सभी हैं समावेशी शिक्षा के अंदर। आइए पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला लाभ है समावेशी शिक्षा गरीबी और अपवर्जन के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है फ्रेंड्स। सेकंड, ये बच्चों को उनके परिवारों और समुदायों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। तीसरा, स्कूल का वातावरण सुधारती है, क्योंकि अगर एक साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे तो उनको कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अब इसके अंदर 3 टर्म्स हमें पढ़नी है फ्रेंड्स, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन। इन तीनों में किस तरीके से समावेशन आता है। सबसे पहला आता है मेन स्ट्रीमिंग, यानी कि हिंदी के लिए मुख्य धारा में लाना। शुरू में प्रयास किया गया था कि विकलांग बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। इस दृष्टि के अनुसार विशेष स्कूल विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल के लिए तैयार करता। जो ये तैयार करना है ना फ्रेंड्स, तैयार होने का अर्थ है कि बच्चा स्कूल की शैक्षिक और सामाजिक मांगों को पूरा कर पाएगा, और इसी प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाना कहा गया, यानी कि मेन स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। एकीकरण शब्द का प्रयोग विकलांग बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता का वर्णन करने के लिए किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रतिभागिता की जिम्मेदारी किसकी थी? बच्चे की थी। यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी थी? प्रतिभागिता की बच्चे की जिम्मेदारी थी। पढ़ाने की विधि या कक्षाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में कक्षाएं और विद्यालय बच्चे की आवश्यकताओं और जरूरतों से समायोजन करने के लिए तैयार नहीं थे। सभी बच्चों के केवल एक ही समय में एक स्थान तक बैठाने तक ही एकीकृत करना सीमित था। तीसरा आता है हमारे सामने इंक्लूजन, यानी कि समावेशन। समावेशन से तात्पर्य है विद्यालयों और समुदायों का पुनर्गठन, जिसे सभी बच्चे एक समान वातावरण में बिना किसी भेदभाव के सीख पाएं। समावेशी शिक्षा का समान दर्शन अच्छे शिक्षण पद्धतियों, कक्षा में सभी बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छे शिक्षक शिक्षार्थी संबंध हो द्वारा बढ़ाने की सोच प्रदान करता है कि एक ही छत के नीचे सभी अच्छे तरीके से शिक्षा को ले पाएं। एक अच्छा सा वातावरण हो जहां किसी भी विकलांग बच्चे को लेबलिंग ना की जाए कि हाँ भाई तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है। नहीं। अब हम पढ़ते हैं एकीकृत और समावेशी शिक्षा में अंतर, कि इन दोनों में क्या अंतर है। एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में स्थान देना, लेकिन समावेशी शिक्षा के अंदर विकलांग बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है पड़ोस के स्कूल में स्थान देना। ये नहीं कि सिर्फ विकलांग बच्चों को ही हमें स्थान देना है स्कूल के अंदर, और भी जिस भी तरीके से वो पिछड़े हुए हैं उनको स्थान देना। अगला, विकलांगों का पृथक्करण नहीं होगा, लेकिन समावेशी शिक्षा के अंदर विकलांग बच्चों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर वंचित बच्चों का पृथक्करण नहीं होगा। तीसरा अंतर, बच्चों को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए सिर्फ तैयार करना, लेकिन हमारी समावेशन शिक्षा के अंदर शिक्षा व्यवस्था में वांछनीय रूपांतरण, ताकि वो बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल बने। ठीक है, कि जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको बच्चों के अनुकूल बनाओ।
अगला, अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चे को संदर्भ कक्ष में भेजना। लेकिन समावेशी शिक्षा के अंदर बच्चे की जरूरत की सारी सहायता नियमित कक्षा में बच्चे को मिलेगी। अगला अंतर, बच्चों की अक्षमताओं को उजागर करना एकीकृत शिक्षा के अंदर, लेकिन समावेशी के अंदर बच्चों को कभी महसूस ना होने देना कि वो अक्षम है। सभी पाठ्यक्रम व गैर पाठ्यक्रम क्रियाएं विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना। ठीक है, कि किसी बच्चे को ऐसा फील ना हो कि वो किसी भी चीज में अक्षम है या किसी नॉर्मल चाइल्ड से वो कम है, उसको कभी ऐसा फील ना होने देना। ये है हमारा समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव। एकीकृत शिक्षा 1974 में शुरू हुई थी और हमारी समावेशी शिक्षा 2009 में शुरू हुई थी। एकीकृत शिक्षा 1997 तक चली और इसमें 1 से 8 तक कक्षा को शामिल किया गया। समावेशी के अंदर 1 से 12 कक्षा तक शामिल किया गया। नेक्स्ट आपका 1997 में एकीकृत शिक्षा को एसएसए में शामिल किया गया और समावेशी शिक्षा के अंदर 2020 तक सभी स्कूल विकलांग फ्रेंडली और इसके अंदर 9 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई कि इन सभी को जो है स्कूल में लिया जाएगा। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है फ्रेंड्स शिक्षार्थियों में विविधता। एक ही आयु के एक बच्चों के समूह में भी बहुत विविधता है। बच्चे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा, सीखने की क्षमता, व्यक्तिगत गुण, जो पढ़ाई में सफलता, रुचियां आदि में एक दूसरे से भिन्न है। हर बच्चा डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक मुसीबत बन जाती है एक टीचर के लिए। अगला है हमारा शिक्षकों की तैयारी। प्रत्येक शिक्षक में बच्चे की आवश्यकता को पहचानने का कौशल होना चाहिए, परंतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते। कक्षा में दैनिक रूप में विविधता का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमें अपने टीचर्स को ट्रेन करना होगा इन सब चीज़ों के अंदर कि आपको कैसे पढ़ाना है। क्लास के अंदर जब इस तरीके के बच्चे हों, सभी को साथ में लेकर पढ़ना है। तीसरा, भौतिक सुविधाएं। समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा का स्थान, जगह, व्यवस्था एक अनिवार्य कारक है। कई स्कूलों में अधिगम के लिए उपयुक्त मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। शोर शराबे से दूर जगह हो, कमरों में उचित हवा का आवागमन हो, खेलने के लिए मैदान हो, ये सभी चीजें समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन व्यवस्था। समावेशी शिक्षा के अंदर मूल्यांकन व्यवस्था कैसी है? हमारी परीक्षा व्यवस्था में इतनी कठोरता है कि बच्चे का आकलन गलत हो जाता है। विविध शिक्षार्थियों के विविध मूल्यांकन व्यवस्था की जरूरत है। यदि बच्चा लिख नहीं सकता तो उसकी बाकी क्षमताएं छिपी रह जाएंगी। अगर मान लो वो लिख नहीं सकता है लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्रेस कर सकता है, बोल सकता है, तो क्या वो फेल है बच्चा? क्या वो बुद्धू है? यदि बच्चे को पढ़ने लिखने के अतिरिक्त कोई और मूल्यांकन के तरीकों की जरूरत है तो वो हमारे पास है ही नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बात कही थी, हर कोई प्रतिभाशाली है, परंतु यदि एक मछली की पेड़ पर चढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन होगा तो वह पूरा जीवन यह मानती रहेगी कि वो बुद्धू है। क्या बात कही थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि हमारी जो ये मूल्यांकन की जो है ये इसके अंदर हमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली पर आते हैं। अब वे 4 तरीके कौन से हैं जिसके द्वारा मूल्यांकन की कठोरता की समस्या हल हो सकती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन, सेकंड विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, छोड़ देना, ओमिशन और क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। ये आपके NIOS की प्रगति जांच है जिसके अंदर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पाई जाने वाली 2 संवेदी हानियां कौन सी हैं? पहली हानि श्रव्य और दूसरी हानि है दृश्य, यानी कि श्रव्य और दृश्य कठिनाइयां। ये 2 संवेदी हानियां हैं जो कक्षा में पाई जाती हैं। बच्चे जो अंगीकृत होने के लिए इंतजार कर रहे हैं वे बच्चे हैं जो वैधानिक रूप से अंगीकरण के लिए मुक्त हैं। वे जाने जाते हैं किस रूप में? प्रतिशारद बच्चे के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक बच्चा वैधानिक रूप से अंधा तभी कहा जाता है जब उसकी दृष्टि संवेदनशीलता डैश है। क्या होगी? 20/200। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक श्रवण बाधित बच्चे को डैश अधिगम पर अपेक्षित समय बिताना जरूरी है। किस पे बिताना जरूरी है? भाषा पर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक